नमस्कार। विशेष बात में बजट को लेकर एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो यह है कि हमारे डिफेंस को कितना बजट मिला। रक्षा की जब हम बात करते हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, तो देश के रक्षा के लिए डिफेंस में बजट की कितनी बढ़ोतरी हुई, क्या ये सफिशिएंट है? जिस तरह से हमारे सीमाओं पर एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना आंखें दिखा रहा है, क्या हमारा डिफेंस बजट इतना है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जबकि हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का हमसे 3 गुना ज़्यादा बजट है। फिर भी हमारी सेना किस तरह से स्ट्रांग है और किस तरह से ये बजट हमारे सेना के लिए आगे जो है काम आएगा, किस तरह से सेना में ताकत में इसकी बढ़ोतरी होगी, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी को। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, इस बार डिफेंस का बजट बढ़ा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जो पिछले था वही रहा है। डिफेंस के बजट को लेके जिस तरह से चैलेंज है, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, घर में उसके सिविल वार चल रहा है, लेकिन डिफेंस और ये मिलिटेंसी को लेके उसका बजट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के लिए सुरक्षा बजट की क्या पोजीशन है? आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो स्टेट का बजट है अभी आया नहीं है यूटी का। ये सिर्फ सेंट्रल ग्रांट है जो यूटी की, जिसमें कि तब्दीली नहीं हुई है। बजट अभी आना है। दूसरी बात, यहाँ तक डिफेंस बजट का सवाल है, देखिए इस साल मैं सीतारमण जी जो अपनी डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको शाबाश देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वर्ष है जो कि प्री इलेक्शन ईयर है। लास्ट बजट था जो फुल बजट बीजेपी प्रेजेंट कर रही थी सरकार, और उनको 2 चीज़ों का, एक तो एक ऐसा बजट बनाना था जिससे लोगों की उम्मीदें जो हैं वो उम्मीदों पर खरा उतरे, और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि देश के ऊपर 2 बॉर्डर्स के ऊपर, 2 फ्रंट के ऊपर संकट मंडरा रहा है, उस संकट को कैसे चैलेंज को मीट किया जाए, उसके लिए हमारे डिफेंस फोर्स को कैसे तैयार रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत फाइन बैलेंस किया है। देखिए, ये जो गन और बटर की एक डिबेट है जो हमेशा चलती रहती है, उन्होंने इस बजट के अंदर जो डिफेंस का बजट है, ये आपको सबको मालूम होगा, दर्शकों को, कि 5.94 लाख करोड़ जो है इस साल डिफेंस का बजट रखा गया है, और ये टोटल बजट का 13.1% है। अब लोग कहेंगे कि कम है। मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि कम नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ देखना है। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमें हर सेक्टर को देखना है, और अगर हर सेक्टर को देखना है तो मेरी नज़र में ये 13.1% इंक्रीज ऑफ टोटल बजट जो है वो काफ़ी है। लोग अब आप जीडीपी की उसमें जाएंगे तो ये 1.9% ऑफ जीडीपी बनता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2.5% जीडीपी का सालाना डिफेंस फोर्स को देना चाहिए। वो आइडियल है, लेकिन आइडियल तक हम पहुंचने के लिए भी तैयार हैं या नहीं है वो भी देखना है, क्योंकि काफ़ी पुराने जो हमारे डेफिसिट्स हैं उनको भी दूर करना है। तो इसलिए मेरी नज़र में ये जो बजट है 5.94 लाख करोड़ का, ये काफ़ी सफिशिएंट है। और इससे पहले जो बजट बनने से पहले भी मैंने एक डिबेट में हिस्सा लिया था, मुझसे पूछा गया था कि आपकी उम्मीदें क्या हैं जी, और मैंने कहा था कि मेरी उम्मीद ये है कि इस बार के डिफेंस बजट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर होना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी R&D के ऊपर काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें वो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है जी, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करने के लिए अगर हम वेपन्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें साथ ही साथ एक क्लॉज लगानी चाहिए कि हमें जो भी हम वेपन्स ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी। और तीसरी मेरी बात ये थी कि जो वेटरन्स हैं, सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनकी जो छवि है उस छवि को देखकर ही नया नौजवान जब मोटिवेट होता है कि वो फौज में जाए या ना जाए। इसके लिए वेटरन्स की तरफ ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा। ठीक कह रहे हैं आप। इसमें से जिस बजट को आप देखें, इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो सैलरीज और इनकी पेंशन के ऊपर जाता है, और ऊपर से अग्निवीर का भी इन्होंने रखा है, उसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है। और जबकि हमें इस वक्त हमारे जैसे सेना की सीमा की आप बात कर रहे हो, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, और चाइना का जो बजट है हमसे 3 गुना ज़्यादा है। देखिए, चाइना का बजट 3 गुना ज़्यादा होना इसलिए है क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और चाइना का एक फ्रंट के ऊपर नहीं है। हम तो 2 फ्रंट की बात कर रहे हैं। चाइना के लिए कितने फ्रंट हैं? ताइवान के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, साउथ चाइना सी में चाइना को तंगी है, भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, यूएसए के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, उसके खिलाफ ये अपना क्वाड बना हुआ है। तो इससे चाइना की जो मुसीबतें बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए चाइना के बजट के साथ हमको अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमें ज़रूरतें हैं चाइना के खिलाफ, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जी जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ओवरऑल 25% इंक्रीज हुई है इस बजट के अंदर। ओवरऑल टोटल बजट जैसे मैंने कहा 5.94 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल से 13% ज़्यादा है। जो आप बात है आपने कैपिटल आउटले, जिसमें कि हमारा एक्विजिशन ऑफ वेपन्स वगैरह आता है, उसमें 1.62 लाख करोड़ दिया गया है, और ये 57% इंक्रीज है 2019 से 20 से लेके, और पिछले साल से ये 6.7% इंक्रीज है। पिछले साल भी हमारा जो डिफेंस आउटले का ये बजट था, कैपिटल आउटले का, हम उसको पूरा खर्च नहीं कर सके, इसलिए ये बजट, कई लोग कह रहे हैं कि क्या 6.7% क्या होता है, इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पिछले बजट में रक्षा मंत्री ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि डिफेंस फोर्सेस के एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं आने देंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम उनको पैसा देंगे। और खुशी की बात यह है कि इस साल ओवर एंड अबव जो बजट था उससे 44,000 करोड़ और दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि हमारा पिछला जितना भी डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमें नया बजट मिल रहा है 1.62 लाख करोड़ का, ये हम नए ओकेशंस के ऊपर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपने बात कही चीन के साथ। अब देखिए, चीन के साथ हमें जो है सबसे बड़ी हमारी जो कमी हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बीआरओ का कैपिटल बजट है जी जी, उसको 5,000 करोड़ कर दिया गया, जो सबसे ज़्यादा जो है 53% इंक्रीज है, ठीक है ना। और जो जैसे हम डिफेंस उसकी बात कर रहे थे, रिसर्च की, तो डीआरडीओ का 9%, आईडेक्स इंपोर्ट ऑफ डिफेंस आइडिया डिफेंस एक्सचेंज आइडियाज़, उसका 93% जो स्टार्टअप्स के साथ है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सिस्टम्स के लिए 95% इंक्रीज। और एक नई चीज़ सरकार ने शुरू की है, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी से क्या होगा कि जो इनोवेशन एंड रिसर्च है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, और वहाँ से आइडियाज़ लेके आप अपने डिफेंस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमें डिफेंस बजट को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, हमें एक होल नेशन अप्रोच से देखना चाहिए। अब बात जब इंफ्रास्ट्रक्चर की, डीआरडीओ को तो बीआरओ को तो इतना पैसा मिला, इसके अलावा जो है 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है, जिसमें से नई रेलवेज आएंगी, नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए हेलीपैड बनेंगे, इनमें इनसे भी तो हमारी रक्षा जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो ये हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कितना खर्च हम इसके ऊपर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं, कैपेक्स में कर रहे हैं, और उससे डिफेंस फोर्स को कितना फ़ायदा होगा, तो उससे भी हमारी जो रक्षा ताकत है वो बढ़ेगी। अब आपने बात की थी सैलरीज की और डिफेंस पेंशन की। ठीक है, सैलरीज के अंदर इस बार सरकार ने क्या किया है, जो नॉन सैलरी रेवेन्यू है उसको बढ़ाया है। नॉन सैलरी रेवेन्यू जो है वो इस साल 90,000 करोड़ हुआ है, जो कि 44% जंप है पिछले साल से। और ये जो नॉन सैलरी रेवेन्यू होता है ये इस्तेमाल किया जाता है आपकी डेफिशिएंसी, जैसे एम्यूनिशन है, स्पेयर पार्ट्स हैं, आपकी कोई इक्विपमेंट है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इस प्रकार के इक्विपमेंट खरीदने के लिए ये जो है नॉन रेवेन्यू से जो है वो नॉन सैलरी रेवेन्यू इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ तक पेंशन का सवाल है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा था कि वेटरन्स का ध्यान रखना चाहिए। 1.38 लाख करोड़ जो है वो पेंशन के लिए दिया गया है, और उसमें से 38,000 करोड़ जो है वो सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये अपोजिशन वाले ब्लेम डालते हैं कि देखिए आपने धोखा किया है फौज के साथ, 1 रैंक 1 पेंशन पूरी नहीं दी है। आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, जब ये कांग्रेस की सरकार, यूएपी की सरकार हटने वाली, यूपीए की जो नंबर 2 सरकार जिसके चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे,
उन्होंने उस साल के बजट में, जबकि ये कांग्रेस की सरकार उस पर हट गई, सिर्फ 500 करोड़ रुपया दिया था वन रैंक वन पेंशन के लिए। और आज के बजट में देखिए 38,000 करोड़, जी 7 गुना ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि इन्होंने खिलवाड़ तो इन्होंने किया था, तो एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। और साथ में ये भी हमें देखना है कि किसी न किसी तरह हमने ये पेंशन बजट कम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अग्निवीर की एक स्कीम आई है, और अग्निवीर में भी उन्होंने, सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है, एग्जेम्प्ट, कि आप अग्निवीर कॉर्पस में जितना भी पैसे डालते हैं उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब आप पूरी अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी जो एक स्कीम है ये अग्निवीर के लिए शुरू की गई है। और इस तरह की बहुत, मैं कहूँगा कि सरकार ने ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो कि वेटरन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एजेड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उसमें भी 33% की इंक्रीमेंट की गई है। पिछले साल जो उसमें खर्चा था ECHS में, वो था 5,431 करोड़, 3,522 करोड़, और इस साल है 5,431 करोड़। 52% का इंक्रीज जो ECHS में किया गया है। ये पैसा जो है वेटरन्स की ट्रीटमेंट के ऊपर, उनकी हॉस्पिटल एडमिशन के ऊपर, बड़ी बड़ी सर्जरीज के ऊपर, उसके ऊपर इस्तेमाल होता है। तो इससे भी जो है एक मनोबल भी बढ़ेगा, और ECHS के जो क्लाइंट्स हैं, खास एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। बाकी इसमें डिफेंस के जो तीनों हमारी फोर्सेस हैं, इनके लिए आर्मी के लिए 16% और बढ़ा है, नेवी का 10% बढ़ा है, एयरफोर्स का 5%, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर, जैसे आपने कहा BRDO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, आज आपको रोड्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका दुश्मन आपके पास पहुंच रहा है तो आपको भी दुश्मन का जवाब देने के लिए उस तक हमारी सब चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उसके लिए रोड्स और बाकी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ना सिर्फ BRO के बजट को देखना चाहिए, हमें होम मिनिस्ट्री के CAPF के बजट को भी देखना चाहिए। जो ITBP को बजट मिल रहा है, जो BSF को बजट मिल रहा है, ये भी तो बॉर्डर विलेज में जाएगा। और उसके साथ साथ एक सरकार का एक और प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जिसके अंदर बॉर्डर विलेजेस चुने गए हैं। उन बॉर्डर विलेजेस की और भी उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो बॉर्डर का एरिया छोड़ के पीछे ना जाएं, क्योंकि बॉर्डर एरिया को मैन करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपकी पॉपुलेशन होगी बॉर्डर एरिया के अंदर, पॉपुलेशन तभी होगी आप जहाँ पर उनको सुविधाएं देंगे। तो अगर पॉपुलेशन वहाँ पर होगी तो उतना ही आपका बॉर्डर सेफ होगा। आप देखिए हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में, खासकर लद्दाख वगैरह के एरिया में, दूर के इलाकों में, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड्स नहीं थे, इसलिए गाँव नहीं थे। अब रोड्स बन गई हैं, वहाँ पर ड्वेलिंग्स बनेंगी, गाँव बनेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वहाँ पर उनको इंटरनेट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। तो नेचुरली जो है हमारा जो LAC और LOC के पास का इलाका है वो और ज़्यादा सेफ होगा। अनिल जी, आपने बड़ा विस्तार पूर्वक इसके बजट के बारे में बताया, लेकिन चूंकि आप आज हमारे पास बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा उस वक्त का फ़ायदा भी उठाना चाहता हूं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, सिर्फ बजट से हट के बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, और चाइना जिस तरह से कार एग्रेशन हो रहा है, और हमारे वहाँ पे भी कई तरह से बातें सामने आ रही हैं। कुछ डिफेंस की तरफ से आती है, कुछ लोगों की तरफ से आती हैं कि चाइना ने कुछ, हमने वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम पहले गश्त करते थे अब नहीं कर रहे, ऐसी बातें सामने आ रही। तो इन हालात में जो है देश के अंदर किस तरह से हम इन दोनों को देख सकते हैं? देखिए, जो पेट्रोलिंग पॉइंट की कंट्रोवर्सी एक रिपोर्ट से आई है जी, इसे भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या थे? पेट्रोलिंग पॉइंट्स 1970 में जो चाइना स्टडी ग्रुप था उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। आप वहाँ तक जाकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वहाँ रहना नहीं है, सिर्फ आप वहाँ तक जाना है, पेट्रोलिंग करना है। और ये जो हमारी परसीव्ड LAC के, जैसे आपको मालूम है कि बॉर्डर डिलिमिटेड नहीं है, हम एक जगह को LAC मानते हैं, चीन दूसरी जगह को LAC मानता है, तो चीन जो दूसरे को LAC मानता है वो हमारी LAC से हमारी अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स बने थे कि जब आप वहाँ तक जाएँ और देखें कि कोई वहाँ पर घुसपैठ वगैरह तो नहीं हो रही है, आपके LAC के अंदर कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आता है तो उसमें एक प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था, पेट्रोल क्लैश होती है, एक दूसरे को फ्लैग दिखाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट जो थे एक, और उसमें जो इनको अगर आप जोड़ दिया जाए तो एक लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग थी, जिसे कि हम एक सेकंड LAC कहते थे, LAC विद इन LAC, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई रहता नहीं था, सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, ठीक है। अब जब क्या हुआ, जब आप आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट हो गई है,
तो इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स की वैसे ही रेलिवेंस जो है वो कम हो गई है। और दूसरा, जब आप एक जगह पे आप देखेंगे कि जब उनका परसेप्शन अलग है, हमारा परसेप्शन अलग है, तो सरकार ने क्या किया कि अभी सरकार ने कहा कि जब तक हम दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंसिडेंट्स हों जिससे कि बॉर्डर सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो जाए, इसलिए दोनों जो स्टेट्स ने, दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक बफर जोन डिसाइड किया है। बफर जोन का मतलब यह है कि ना हम उसमें जाएंगे ना वो जाएंगे। इससे यही नहीं है कि हमारी पेट्रोलिंग खत्म हो गई है, उनकी पेट्रोलिंग खत्म हो गई है। अच्छा, वो वो भी नहीं आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते, वो भी नहीं आ सकते हैं। ये दिस इज ए आई से टाइम बाइंग टाइम टू बाई पीस। हमें बहुत ज़रूरी है कि देखिए, हम LAC के ऊपर नहीं ज़्यादा देर तक LOC टाइप की डिप्लॉयमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बहुत ही टफ एरिया है, बहुत ही कॉस्टली है वहाँ पे रखना ट्रुप्स को। चीन भी इस बात को रियलाइज़ करता है, तो चीन भी नहीं चाहता कि वैसे वहाँ पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लोमेट। नहीं, वो SP की ले की एक रिपोर्ट आई थी, SP ले की जो रिपोर्ट है वो 26 से जो PP पॉइंट्स है वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ये 26 PP पॉइंट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बफर जोन्स बन गई हैं जी, ठीक है। और ये नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। जी जी। तो ये एक, और ये नहीं है कि उनको वो नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। पहले आप जाते थे, टच करके आते थे, वहाँ पर रहने का बंदोबस्त नहीं था, कुछ नहीं था। मैं तो गया हूँ उन जगहों पे, हवा से आदमी उठ जाता है, वहाँ पे इतनी चिल फैक्टर इतना हाई ज़्यादा है उस जगह पे। आप मतलब अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन कि दुखे दुश्मन के बहाया जाना वहाँ पर नहीं है, वो सिचुएशन है वहाँ पर अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, कैमराज हैं, रडार्स हैं, ड्रोन्स हैं। आप उसकी तरह उनकी सहायता से आप उस इलाके के ऊपर नज़र रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली वहाँ जाना। जो मुझे नहीं लगता किस लिहाज से उन्होंने रिपोर्ट दी है। मेरी नज़र में ये रिपोर्ट है जो ज़्यादा ये सेंसेशनलाइज करने उसको लेके अपोजिशन ने बड़ा बवाल सेंसेशनलाइज करने की बात है। अनिल जी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात इस वक्त बने हुए हैं वहाँ पे, क्या उसका कोई असर हमारे देश पे पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उससे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लोजन होने वाली है। देखिए, पाकिस्तान में आज की डेट के अंदर रुपये टू डॉलर जो है 260 रुपये हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत भी 250-300 रुपये लीटर चल रही है। अनाज वहाँ पर है नहीं है, चीनी है नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। सिर्फ फ़ौज के पास, फ़ौज की भी और पूरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी भी कट गई है, उसमें फ़ौज की भी सैलरी कटी है। आपने कहा कि फ़ौज के पास पैसा कहाँ से आता है मिलिटेंसी के लिए, टेररिज्म के लिए? वो पैसा आता है नार्को ट्रेड से। नार्को ट्रेड जो है और नार्को टेररिज्म पाकिस्तान की एक खूबी है। तो ये वहाँ से उनके पास पैसा आता है, पर कब तक आएगा? तो हालात बहुत बुरे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को इस बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहता है तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है कि वो भारत के साथ ट्रेड करे, क्योंकि भारत उसका नियरेस्ट नेबर है जिसके पास सब कुछ है और भारत देने को भी तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की जो सोच है, क्योंकि उनके आपस में एक्चुअली डिवाइडेड नेशन है वो। कुछ लोग बात करते हैं कि अभी हम जियो इकोनॉमिक्स से, जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि जियो इकोनॉमिक्स हमें ये कहता है कि आप भारत के साथ ट्रेड के बाद अच्छे रिलेशन बनाइए। जियो स्ट्रेटजिक उनका क्या था कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाएंगे, भारत चाहे कहीं भी जाना चाहता है। तो अब ये आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर कुछ लोग, पर वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और वहाँ की जो फौज है वो ये सोचती है कि अगर भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए और हमारे देश के अंदर भी तरक्की होनी शुरू होगी तो उनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि दे लिव ऑन दैट कंट्री रिमेनिंग बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। लेकिन इसके साथ पीओके में एक बड़ा कंसर्न है कि वहाँ पाकिस्तान ने सारी फैसिलिटीज जो है वापस लेना शुरू कर दी है। आटा वहाँ महंगा हो रहा है, अब जो सब्सिडी दे रही है वो महंगी हो रही है, और पीओके वाले जो है इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। वो देखिए, POJK और गिलगित बाल्टिस्तान वो पहले से ही आवाज़ वहाँ से उठ रही थी कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। वो अगर आप साइड इफेक्ट को देख रहे तो हो सकता है कि जो हमारा सपना है कि POJK हमारे पास वापस आएगा, शायद उसको फैसिलिटेट करे ये मूवमेंट वहाँ पे। क्योंकि यही नहीं है, आप आज की बात कर रहे हैं, अब आटे दाल की बात कर रहे हैं। 4 साल पहले जो पानी था मुजफ्फराबाद के अंदर से झेलम बहती है, लेकिन झेलम का पानी जो है मुजफ्फराबाद को काट दिया गया, उसको डाइवर्ट करके पंजाब ले आए। मतलब अत्याचार तो बहुत है। गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा मिनरल वेल्थ जो है उसका पैसा जो है वो खा गई, जो पंजाब पाकिस्तान सरकार खा गई, उसकी रॉयल्टी लोकल गवर्नमेंट को मिलती नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार उन्होंने किए हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। ओनली थिंग वो एरिया रिमोट था
और भारत ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि हमें बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के ऊपर, और जल्द अज जल्द हमें उसकी लिबरेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अनिल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से डिफेंस के बारे में, बजट के बारे में, उन सब चीज़ों के लिए हमारे दर्शकों को जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।